प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति की प्रोसेस कैसे हो रही थी। पहली प्रोसेस क्या है, टेक्सटाइल सेक्टर, मतलब पहले मजबूत क्या हुआ, ये कॉटन इंडस्ट्री मजबूत हुई पहले, ठीक है ना। बताया ना, वो नंगे पुंगे रहते थे। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज ट्रांसफॉर्म बाय द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन पर्टिकुलर, ठीक है ना। तो जो ये सूत बुनने की जो प्रोसेस है उसको यहाँ से रफ्तार मिली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। बिफोर मैकेनाइजेशन मतलब मशीनों के यूज के पहले, एंड फैक्ट्रीज टेक्सटाइल पर मेड मेनली इन पीपल होम, लोगों के घर में ही सूत गिरनी है ना, क्या वो कौन सी मशीन बोल रही कल चरखा, नहीं चरखा तो गांधी जी का था उनका क्या था। हाँ वो ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे करती लेडीज बैठ के, देखा मैंने। नहीं पावर लूम तो वो मशीन वाला हो गया। हाँ हाँ, वो सूत वूत से बंधा हो रहता है। तो ये लोग घर में गिविंग राइज टू द टर्म कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब कहीं सुना है, कॉटेज इंडस्ट्री नहीं पूछ रहा, कॉटेज का मतलब कॉटेज इंडस्ट्री। देखो आप इसको कॉटन नहीं बोल सकते सर, ये कॉटन कॉटन नहीं है ये। अगर कॉटन लिखना ही होता ना कॉटन इंडस्ट्री लिख देता, कॉटेज लिखा है। सुना है ना, कॉटेज, कॉटेज का मतलब है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हाँ छोटा लघु उद्योग, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग आपके लिए, ठीक है। एज द, ठीक है ना, ये घर के अंदर जो है उसको बोल रहा है कॉटेज इंडस्ट्री। एज द ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिटिकल कंट्रोल ऑन द पार्ट्स ऑफ इंडिया, है ना। तो ये जो कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक सरकार जैसी काम करने लग गई, किसके ऊपर, इंडिया के कुछ हिस्सों पर, यहाँ पे उसने कब्जा कर लिया था। तो वॉज एस्टेब्लिश एंड इट बिगेन टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया, है ना। जो रॉ मटेरियल जो कपास उग रहा है उसको रॉ मटेरियल को वो ले लेती थी। विच कुड बी स्पन और वोवन, मतलब कि वो तो या तो गुंथा हुआ होगा या फिर एकदम रॉ होगा, एकदम नहीं, क्या वो फूल देखा है क्या कॉटन का, है ना, उसमें डायरेक्ट निकाल के डायरेक्ट वाला है, उसमें से वो काला काला बीज रहता है वो निकालते फेंकते हैं ना। तो या तो गुंथा वाला है या फिर वैसे डायरेक्ट है। इंटू क्लॉथ्स इंडस्ट्री इन इंग्लैंड, डायरेक्ट इंडस्ट्री में जाता था, वो या तो सूज जाएगा या फिर वो ऐसा कपास खुला वाला जाएगा, उसको फिर वो मशीन से कपड़े बना देते। इन द 17th सेंचुरी, 1700, सीरीज ऑफ इनोवेशन, है ना। इसमें क्या होने लगे, फिर टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी तो नए नए इनोवेशन होने लगे। लेड टू द एवर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, उससे क्या होगा, जब उसमें मशीन में मॉडिफिकेशन होगा तो प्रोडक्शन भी, जैसे एक मिनट में समझ लो 2 क्लॉथ बना रहा है तो अभी 5 बनेंगे, ऐसे नहीं, धीरे धीरे एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। वाइल रिक्वायरिंग लेस ह्यूमन एनर्जी, लोगों की आवश्यकता कम पड़ रही थी, ऑपरेटर की जरूरत पड़ रही थी सिर्फ ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल द स्पिनिंग जेनी वॉज अ मशीन मेड बाय जेम्स हारग्रीव्स, ठीक है ना। स्पिनिंग, गूंथना, फास्ट, तो ये जेम्स हारग्रीव ने बनाया 1765 में, ऑन विच सिंगल पर्सन कुड स्पिन सेवरल थ्रेड्स ऑफ yarn साइमल्टेनियसली, है ना। एक के बाद एक वो कई नंबर ऑफ थ्रेड्स कर सकता है यार्न के, कॉटन का एक प्रकार है, तो उसको स्पिन कर सकता है, सिर्फ ऑपरेट करेगा वो, ठीक है, एक बटन जाएगा ऑपरेट करेगा। दिस प्रोवाइडेड वीवर्स, वीवर्स मतलब विथ यार्न एट अ फास्टर रेट देन दे कुड व्यू इनटू फैब्रिक, ठीक है ना। फैब्रिक बनाने में जितना ये टाइम लगता है उससे ज्यादा इधर पे हो जाता है फास्ट, ठीक। द मूल, मूल मतलब, द मूल वॉज द निकनेम फॉर अ मशीन इन्वेंटेड इन 1779। मूल क्या है, निकनेम है वो मशीन का, ठीक है ना, मशीन का नाम है जो 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन, क्रॉम्पटन पता है ना, क्रॉम्पटन के मोटर आती है, क्या क्या आता है क्रॉम्पटन का, सुना है क्या। हाँ तो ये वही है, उसी के नाम पे है। हाँ तो ये इसने देखो ये मशीन जो है ना उसका निक नेम इसने किया। तो ये कौन सी मशीन, जो वीवर करने वाली है, ठीक है ना, वीविंग करने वाली, दैट अलाउड द स्पिनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड फाइन यार्न, जो थोड़ा मजबूत वाला यार्न है उसके लिए, ठीक है। The cycle of inventions in the cotton textile industry that sought to maintain a balance between the task of spinning and weaving concluded with the invention of power loom by Edmund Cartwright 1787। तो क्या हो गया, जैसे जैसे गूंथना शुरू हुआ, कपड़े बनना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे छोटे छोटे इन्वेंशन करते गए,
कोई एक स्क्रू का इन्वेंशन कर दे रहा है उसमें फास्ट के लिए, मतलब पार्ट्स में इन्वेंशन होने लगे धीरे धीरे, और इससे धीरे धीरे रिजल्ट क्या हुआ है, स्पिनिंग की स्पीड बढ़ते गई, वीविंग बढ़ता गया, क्लॉथ बनते गए, और फिर उसका एक रूप लिया आखिरी पावर लूम का, पूरी एक ऑटोमेटेड मशीन, पावर लूम, सूत गिरने की मशीन बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये इसने, ये मेन आदमी है, ठीक है ना, इसने सबका पूरा यूज करके एक मशीन बना डाला 1787। दिस वॉज इजी टू वर्क, स्टॉप ऑटोमेटिकली एवरी टाइम, अपने आप स्टॉप हो जाएगी, थ्रेड ब्रोक, जैसे ही धागा टूटेगा तो अपने आप बंद हो जाएगी, ये नहीं कि गूंदते शुरू है, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसी गूंदने लगेगी तो फिर वो गलत गूंदेगा ना, ठीक है। एंड कुड बी यूज टू व्यू एनी काइंड ऑफ मटेरियल, अब वो ऐसे नहीं रहा कि यार कम क्वालिटी, मतलब सॉफ्ट वाला है या जाड़ा वाला है, अब हर टाइप का वो मशीन ऑटोमेटेड है, आप कौन सा भी डालो उसमें, कॉटन डालो, सूट डालो, सबको वो गूंद देगा, ठीक है, हर क्वालिटी का। ऑल दीज बिग हैवी मशीन्स वुड नीड टू बी ब्रॉट अंडर वन लार्ज रूफ, ठीक है ना, एक छत के नीचे लाना है इतनी बड़ी मशीन को अगर आपको ऑपरेट करना है तो। ऑल द फैक्ट्रीज, इनको फिर क्या बोलने लग गए, फैक्ट्री, जब ज़्यादा बहुत सारी मशीनें एक ही इसके नीचे रहेगी तो उसमें बहुत सारी फैक्ट्री हो जाएगी ना, विच कम्प्लीटली रिवोल्यूशनाइज्ड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इसने एक बहुत ही स्पेशल क्रांति ला दी, इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री। स्टीम पावर, भाप, भाप ऊर्जा, इंजन नहीं भाप ऊर्जा। द स्टीम पावर वॉज इंट्रीगल टू द प्रोसेस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को अगर अपने को ऊंचा करना है तो अपने को मेन चीज क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जनरेट हो रही है, स्टीम पावर से, तो ये इसका एक इंटीग्रल पार्ट हो गया, मतलब वो चाहिए चाहिए, होना ही चाहिए, हाँ मतलब अभी ना, मतलब उसके बिना चल ही नहीं सकती इंडस्ट्री, सही है ना। स्टीम पावर प्रोवाइडेड प्रेशर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर पे प्रेशर देता था, दैट एनेबल्स द यूज ऑफ ब्रॉड रेंज ऑफ मशीनरी, इससे कई सारी मशीनरी काम चलती है, ठीक है ना, क्योंकि मशीन चलने के लिए क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए और टेम्परेचर चाहिए। दिस मीन दैट स्टीम पावर वॉज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब उस टाइम में सिर्फ वही एक सोर्स था एनर्जी का, और कौन सा सोर्स था, हो सकता है कोई और सोर्स, है ना, नहीं अगर होता तो फिर ट्रेन को उससे चला लेता। दैट वॉज रिलायबल एंड इनएक्सपेंसिव, क्या लग रहा है, पानी, पानी लग रहा है, सिर्फ गर्म करने के लिए कोयला लगेगा बस, ठीक है ना, तो रिलायबल भी है, इनएक्सपेंसिव भी है, महंगा भी नहीं है, इनफ टू मैन्युफैक्चर मशीन्स इटसेल्फ, ठीक है ना, ठीक है, इतना इजी है कि आप इससे मशीन्स भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं आराम से। In 1712 Englishman Thomas Newcomen developed the first practical steam engine, ठीक है ना, प्रैक्टिकल स्टीम इंजन मतलब विच वॉज यूज प्राइमरली टू पंप वाटर आउट ऑफ माइंस, क्या होता था माइंस में अपन गड्ढा खोदते जा रहे हैं तो पानी भरते जाएगा ना बारिश में, या इधर उधर से बाढ़ आ रहा तो फिर तो उस पानी को जब तक निकालेंगे तब तक कहना वहाँ खुदाई कैसे करेंगे, नया कोयला कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे उसने मशीन निकाला ताकि यहाँ से वो भाप बन के ऊपर उड़ जाए पूरा पानी, सही है ना, पंप्स आउट बोल रहा है ना ऑफ माइंस, ठीक है ना। By the 1770s, स्कॉटिश इन्वेंटर जेम्स वॉट 1736 से 1890, मतलब ये उसका क्या है उसका, had improved had improved on न्यू कॉमन्स, देखो न्यू कॉमन्स जो है ना इसी में डेवलप किया उसने उसके काम को, एंड स्टीम इंजन वेंट ऑन द पावर मशीनरी, ठीक है ना, अब उस मशीन को उसने क्या यूज करने लगा, मशीनों में, मतलब ये ट्रेन चलाने के लिए और सारी मशीनों का काम करने के लिए, नहीं क्या उसमें यूज करने लगा उसका, तो देखो मशीन को पावर देने, लोकोमोटिव मतलब वो ट्रेन वाला है, एंड शिप्स, शिप्स भी उस पर चलने लगी, उसका इंजन, भाई शिप्स ऐसे तो नहीं चलेगी, इंजन चलेगा ना, इंजन चलना चाहिए ना उस भाप के इंजन से, तो वो चल रहा है, ठीक है ना, वैसे शिप चलेगी। एंड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, औद्योगिक क्रांति के टाइम में ये सब उसने, आयरन और स्टील प्रोडक्शन, अब देखो मशीन के लिए भी आयरन चाहिए, है ना, स्टील चाहिए, ठीक है, और घरों के लिए भी चाहिए रहता है, अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स इन द आयरन स्टील आयरन इंडस्ट्री ऑल्सो प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसके डेवलप, इसका जो विकास है, आयरन को बनाने का भी तो एक प्रोसेस होगा ना, तो उसमें तो विकास करना पड़ेगा ना, है कि नहीं, पता चला लो क्वालिटी का आयरन बन रहा था अभी तक, है ना, अब हम अच्छा क्वालिटी का आयरन बनाएंगे, तो ये जो है ना इसने सबसे केंद्रीय रोल प्ले किया किसमें, औद्योगिक क्रांति में। एज द डिमांड फॉर न्यू मशीनरी इंक्रीज, है ना, नई नई मशीनरी की डिमांड
होगी, जो मशीन फेमस होगी उसकी और मतलब वैसी मशीन और लगेंगी ना देश में, एक ही मशीन से काम हो जाएगा क्या? और लगेंगी, और इंडस्ट्री बढ़ेगी, और फैक्ट्री बढ़ेगी। इंक्रीज इन अदर सेक्टर्स, इट लीड्स टू अ रिवॉल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन इन इंग्लैंड। तो और अलग अलग सेक्टर में भी जरूरत पड़ने लगी आयरन और स्टील की मशीन बनाने के लिए। कपड़ा हो गया, समझ लो, जैसे और कौन सी इसमें पड़ेगी जरूरत? हाँ, हाँ, कुछ भी जो प्रोडक्ट्स बनाने हैं आपको, जैसे अगर आपको कोयला भी खोदना है तो उसके लिए भी ड्रिलिंग मशीन, और भी बहुत सारी मशीनें आती है, जैसे जेसीबी हो गई, समझ लो, बुलडोजर है ना, बहुत सारी मशीन है ना, बहुत सारी मशीन है। तो वो क्या होता है, अलग अलग सेक्टर में, न सिर्फ कपड़ा बनाना, और भी जो बहुत सारे सेक्टर है ना। हाँ, इन द अर्ली 18th सेंचुरी, ठीक है ना, 18 का जो शुरुआती भाग है, इंग्लिश अब्राहम डार्बी डिस्कवर्ड अ चीपर एंड इजियर मेथड टू प्रोड्यूस कास्ट आयरन। एक होता है आयरन, एक होता है कास्ट आयरन। हाँ, नहीं नहीं, कास्ट आयरन उससे जो निकलता है, रॉ आयरन ओर से, ठीक है ना, उसको कास्ट आयरन। तो देखो, प्रोड्यूस कास्ट आयरन यूजिंग अ कोल कोक फ्यूल्ड। वही मैंने बोला था ना, कोक, कौन सा बोला था कोयला, वो कोयले का नाम बताया था ना मैंने, कोक वाला, कोक वाला बोल रहा था मैं उसको, कोकिंग कोल। क्या था उसका, मैंने डिफरेंस ही बताया था ना, थर्मल कोल और कोक, हाँ? तो वही बोल रहा है ना, कोक फ्यूल्ड हमको चाहिए आयरन ओर से कास्ट आयरन निकालने के लिए, ठीक है, एज अपोज टू चारकोल फायर। ये वही है थर्मल वाला कोल, और ये कौन सा है, कोकिंग कोल है। कोक बहुत जरूरी है, ठीक है ना, कोयले में, तो उसकी क्या हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इस पर क्वेश्चन आता है मेंस में। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं पूरा चैप्टर में मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। इवन ये ये कौन लोग है, ये सब कौन लोग है ये? साइंटिस्ट? नहीं नहीं, ये फिलोसोफर है ना, समझ लो, इन्होंने फिलोसॉफी दी है पूरी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है मेंस में कि इंडस्ट्री, सॉरी, during Renaissance or Industrial Revolution, who are the main personalities who share their philosophy in the uh, white population, ठीक है ना, इन यूरोप। तो ये इनकी पूरी लिस्ट आपको लिखनी पड़ेगी क्वेश्चन में। सबकी ये जो दिख रहा है ना, टाइम पास नहीं है ये सबका ऐसे लिखना, और एक दो तीन लाइन कम से कम लिख के आना है वहाँ पे एग्जाम में। ये नाम याद कर लेना, क्योंकि ये नाम लिखने पड़ेंगे ना आपको, अगर वो बोल देगा कि इनके नाम लिखो तो ये हम जो पढ़ रहे हैं ना आज, ये मतलब आज नहीं, मतलब ये चैप्टर, ये जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, ये पूरा लिखना वाला है ये टिक मार वाला नहीं है। तो आप जितना इसका कंसेप्ट समझोगे ना, उतना अपने मन से भी लिख सकते हो। आप समझ गए कि मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला है, तो आप अपने लैंग्वेज में लिख देना। लेकिन ना, उसका जो ग्रंथ का नाम है स्पिरिट ऑफ द लॉ, ये एक्यूरेट वैसा लिखना है, ऐसे मत लिखना स्पिरिट ऑफ लॉ, नहीं, द स्पिरिट ऑफ द लॉ, और इन्वर्टेड कॉमा में। वो समझ रहे हो, लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। और बाकी जो ये जो कहानी है, ये तुम अपने हिसाब से लिख लेना, उसने जो एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो ऐसा है, ठीक। और ये ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो ईयर वो सिर्फ समझाने के लिए दे रहा है कि कब था वो आदमी, ठीक है ना, कब उसने अपने विचार रखे हैं। तो ये ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये तो पूछ सकता है ना, रीड राइट इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग रिनाइसेंस पीरियड इन यूरोप। 18th सेंचुरी लिख देगा, रिनाइसेंस नहीं लिखेगा, 18th सेंचुरी लिखेगा, 17 लिखेगा। ये सब लिखना है आपको, ठीक है ना। उसके अंदर टेक्सटाइल सेक्टर, स्टीम पावर, तो जरूरी नहीं है पूरा लिखना है, मेन मेन पॉइंट लिखना है, ठीक है ना। 150 अगर इसमें पूछा तो 150 के हिसाब से लिखना, 250 को पूछा 250 के हिसाब से। सर होता भी नींद आ रही ये समझ गया ना, ये वाला यूजिंग कोल टू कास्ट आयरन, ठीक है ना। फर्नेस में, फर्नेस काय के लिए होता है, बर्निंग चेम्बर होता है वो, ठीक है ना। In the 1850s, British engineer Henry Bessemer developed the first inexpensive process of mass producing steel, ठीक है ना। कम लागत में हम जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टील प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसी उसने टेक्नोलॉजी डेवलप की, ठीक है। इसके थ्रू both iron and steel become essential material used to make everything from the appliances, ठीक है ना, टूल्स, मशीन टू बिल्डिंग, शिप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको ब्रिज बनाने हैं, ब्रिज, तो वहाँ पे नहीं कि जो ऐसी स्टील और आयरन की ऐसी रहती है, वो ऐसी मतलब भूकंप भूकंप को सहने के लिए रहती है, ठीक है ना, रस्सी नहीं मान के रखते हैं, ब्रिज रहते हैं ना। ये अपना शायद इतवारी में एक ब्रिज दिखता है, तो उसमें बहुत सारा स्टील यूज किया गया है अच्छी क्वालिटी का। हाँ, रामचूला बोलते हैं क्या उसको, ये इतवारी में दिखता है, इतवारी। अरे सर, इतवारी अपन जाते हैं रेलवे स्टेशन से, एक झूला ब्रिज है वो,
उसको ऐसी सी राम झूला बोलते हैं क्या उसको? तो बहुत सारा। हाँ तो वो जो ऐसे जो जो रॉड्स दिख रहे हैं, रॉड्स, वो क्या है? हैं? हैं? हाँ तो केबल वायर, तो उसमें बहुत सारे स्टील भी यूज हुआ है। ठीक है ना? जर्मनी ने बनाई, जर्मनी वालों ने बनाई। अच्छा अच्छा। नहीं सर, टेक्नोलॉजी मंगाई होगी, माल नहीं। माल सर यहाँ पे अवेलेबल है सर, क्या क्या मंगाएंगे? क्या माल है? हाँ। नहीं माल क्या मंगाए लेकिन? अच्छा अच्छा अच्छा, उस क्वालिटी के। तो देखो, तो इसमें बिल्डिंग बनाने के लिए, शिप बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, सबके लिए किसकी जरूरत हो रही है? आयरन और स्टील की। द ब्रिटिश आयरन प्रोडक्शन प्रोपेल्ड क्वाड्रुपल, क्वाड्रुपल्ड मतलब, क्वाड्रुपल मतलब, हाँ सही बोला, समझा क्या? है? चार गुना, ट्रिपल, क्वाड्रुपल। तो बिटवीन 1800 से 1830 के बीच में चार गुना हो गया। एंड दिस प्रोडक्ट वॉज द चीपेस्ट इन द यूरोप। ठीक है ना? सस्ता भी हो गया और प्रोडक्शन भी बढ़ गया उसका। बाय 1848 ब्रिटेन वॉज स्मेल्टिंग मोर आयरन देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर। स्मेल्टिंग मतलब है? देखो, पिघलना तो है, लेकिन स्मेल्टिंग का एक्चुअल देखो, मेल्टिंग है ना पिघलना, स्मेल्टिंग एस जोड़ रहा, मतलब कुछ तो दिमाग लगाओ यार, थोड़ा सा मीनिंग बदल जाएगा ना, पिघल है? नहीं, सेपरेट करना। स्मेल्टिंग का मतलब है आयरन ओर होता है, आयरन ओर मतलब कच्चा, मतलब एक ऐसे रॉक में आयरन घुसा हुआ है, समझ लो, मिक्स है। उसको हम गला हीट देते हैं, उससे फिर आयरन अलग होता है, और वो जो बाकी का मटेरियल वो अलग होता है। ठीक है ना? वैसा तो स्मेल्टिंग उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्मेल्टिंग को? सेपरेशन। सेपरेशन, हाँ, अलग कर, ठीक है ना? तो उतना आयरन वो निकाल रहा था दुनिया की। समझ रहे हो आज उसकी क्या इज्जत है? आज उसकी, वो देखो ना, क्या पूरी दुनिया की बात चल रही है, और आज क्या इज्जत है उसकी? सर पता है क्या, वहाँ की जो अभी तुम पढ़ लेना न्यूज में, स्टील इंडस्ट्री, जो स्टील इंडस्ट्री वो इंडियन खरीद रहे हैं। इंडियन ऑनर है उसके। तो वो टाटा मित्तल, नहीं टाटा नहीं, मित्तल, मित्तल है, उसने खरीदा। तो वो टाटा ने भी खरीदा सर। तो उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, कोई नहीं रहा, बोलते श्रापित है। वो जिस देश का जाता है बर्बाद हो जाता है। वो देखो ना क्या इज्जत है, आज उसकी कोई इज्जत नहीं है। आज इज्जत किसकी है दुनिया में? चाइना, अमेरिका, रशिया, इंडिया, इनकी इज्जत है। उसे कौन क्या इज्जत, कौन मांग गिनता है उसको? फ्रांस लेकिन उतना उतना ये नहीं है ना मैम, उतना, अरे सेना नहीं है उतनी बड़ी, उतना हाँ? हाँ? नहीं सर, सर हर तरीके से होना, आपके पास सेना भी महान होना, आपके पास न्यूक्लियर वेपन भी हर तरीके के होना, आपकी इकोनॉमी भी अच्छी होना, मतलब सारे फैक्टर देखे जाते हैं। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये तुम बोलोगे हाँ वो तो फ्रांस दुनिया की अच्छी शिप बनाता है, तो उससे आप बोलोगे कोई और दूसरा देश है वो, इंग्लैंड कुछ और बना रहा है, ये तो, अरे वैसा नहीं, पूरे फॉल फैक्टर देखे जाए तब ना आपको पावरफुल मानेंगे दुनिया में। ये देखो ना, ये आधी दुनिया का मालिक, कोलोनिज्म का भी मालिक, प्रोडक्शन में भी टॉप पे, सब पे टॉप पे था, और आज उसकी है, आज कुछ नहीं है वो। उसको खरीद रहे हैं। ठीक है, बिक गया वो, बिक गई गवर्नमेंट। देखा है क्या सीन, बिक गई गवर्नमेंट। और ब्रेक्सिट भी हो गया, अलग निकल गया वो, ये ब्रिटेन, बोले यार मेरा नुकसान हो रहा है। समझ रहे हो? कल को न्यूज आएगी वहां से कि श्रीलंका जैसा उसका हाल हो रहा है। हो सकता है, और क्या? कौन ब्रिटेन बोल रहा है? अरे सर वैसे नहीं होता, नया नया खून रहता है, नया नया पोस्ट का ये गर्मी रहती है, तो वो दिखाना पड़ता है। अरे ऐसा करना पड़ता है सर, ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी। आप भी प्रधानमंत्री बन जाओ किसी देश के, तो आपको बोलेंगे, पीए बोलेगा ये बोल वहां पे जाके। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, देखो ये सब बढ़ा तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बढ़ेगा ना, माल इधर से उधर जाएगा, बेचने के लिए जाएगा, रॉ मटेरियल जाएगा। द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन अंडरवेंट अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है ना? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में होने लगा। ठीक है ना? द स्टीम इंजन स्पार्क इनोवेटिव मेथड्स टू ट्रांसपोर्टेशन, है ना? स्टीम इंजन ने क्या किया? रफ्तार दी शिप को, जितने फास्ट शिप जाएगी अपने डेस्टिनेशन तक, उतना माल जल्दी जाएगा, वापस आएगी, है ना? तो स्टीम इंजन ने इसमें अच्छा प्ले किया रोल।
भाप की इंजन से जो है ना गाड़ी चलती थी बढ़िया। बस ये होता था उसको कंट्रोल करना करना कभी कभी विस्फोट हो जाता था। कंट्रोल करना कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा अगर गर्म हो गया, भाप बन गई, गाड़ी यूज़ नहीं हो रही तो फट जाएगा ना सर वो, तो ये प्रॉब्लम आती थी। लेकिन इंजन अच्छे से काम करता था, इसलिए नहीं क्या, ये अपना टाटा भी बोल रहा है कि मैं पानी में चलने वाली गाड़ी चला बनाना चाहता हूँ, क्योंकि पानी बहुत अच्छे से अवेलेबल है ना सर, है ना? सुना है किसी ने पानी से बनाने वाली गाड़ी? टाटा, है ना? नहीं सर, पानी बोला होगा। नहीं सर, हाइड्रोजन अलग हो गया, पानी है सिर्फ H2O, डायरेक्ट कोई आम आदमी। अच्छा ये बताओ अभी आप आके धो रहे हो तो क्या हाइड्रोजन से धो रहे हो, क्या पानी से धो रहे हो आप? उसमें ऑक्सीजन मिला इसलिए, हाइड्रोजन आंख में डालोगे ना अम्मा याद आ जाएगी, हाँ? अरे सर लेकिन देखो, मैं एक सीधे समझ लो, आपके पास कोई बाइक है, अभी मैं आपको उस गाड़ी को चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए समझ लो, और यहाँ पानी अवेलेबल है, तो आपके पानी डाल दोगे क्या हाइड्रोजन बोल के? आपको सर हाइड्रोजन अलग करना पड़ेगा। हाँ, आप लैब सेटअप करोगे भविष्य में, नहीं क्या ऐसा हो जाएगा, लेकिन आपने क्या, आपके पास छोटा सा एक इक्विपमेंट आ जाएगा, उसमें पानी डालो, आप खुद ही हाइड्रोजन निकाल लो और अपनी गाड़ी में डाल दो जैसे पेट्रोल है ना, है? क्या? नहीं नहीं सर, सर ने क्या बोला कि हाइड्रोजन पे चल रही गाड़ी, तो हाइड्रोजन हम तो इधर नहीं सेपरेट कर सकते। आज हमारे पास ऐसी एक आम आदमी का टेक्नोलॉजी नहीं है ना सर, कौन बोलना चाह रहा हूँ, समझ गया? हाइड्रोजन अलग हो गया, वाटर अलग हो गया। ये देखो वाटर चलने वाली गाड़ी हो गई ना सर, ये भाप इंजन वाली, इसमें हाइड्रोजन यूज नहीं कर रहा है, वो वाटर यूज कर रहा है। समझा डिफरेंस? ये लेके आया था ना हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी अपना नितिन गडकरी। हाँ, तो वाटर थोड़ी ना डाल रहा है, हाइड्रोजन डालना है, वो भी वो लैब में सेपरेट होगा तब जाके वो डाल पाओगे आप। ऐसे तो इंजन खराब हो जाएगा, क्योंकि वो पानी में चलने वाली गाड़ी नहीं है, समझ गए? हाँ, बायोफ्यूल भी है। रेलवेज वर नॉट न्यू इन द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड। क्या बोल रहा है? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ तो रेलवे कुछ नई नहीं थी, उसकी पहले आ गई थी, ठीक है ना? इसलिए आई थी, दे अब भारत देश और जितने कोलोनिज्म देश है, वहां से रॉ मटेरियल फटाफट ट्रांसपोर्ट करके शिप में लाद के लेके आते, लूटने के लिए बनाई थी, स्पेशल लूटने के लिए, ठीक है ना? ये तो चलो, वो इसलिए तो बोल रहा है वो कि भाई फॉर नॉट न्यू इन प्री इंडस्ट्रियल, मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं कि हाँ भाई मैन्युफैक्चरिंग किया, फिर मैं उसको शिप में लेके जा रहा हूँ, फिर बेच रहा हूँ लूटने के लिए धनाधन इतना लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोना, जवाहरात, कोयला, चूना, या जो भी कोई स्पेशल मटेरियल है, मिनरल से, उसको कैसे फटाफट लेके जा सकते हैं, इसके मदद से, है ना? देयर वर ओवर 1000 रेलवेज बाय 1800, साल 1800 में 1000 रेलवेज थी, मोस्ट ऑफ देम कनेक्टेड टू एन आयरन पीट। इसलिए बोलते हैं मॉडर्न इंडिया में आता है कि क्वेश्चन आता है कि देखो अंग्रेज छोड़ के गए तो भैया ट्रेन छोड़ के गए, तो उसमें लिखना पड़ता है ट्रेन मैंने ऐसे छोड़ के नहीं गए, वो लूटने के लिए छोड़ के गए, लूटना था उनको। अब क्या ट्रेन उठा के लेके जाएगा क्या पूरी? यहाँ से गया तो ट्रेन उठा के ले जाएगा, पटरी निकाल निकाल के ले, तो क्यों उसने किया यहाँ पे? नहीं तो वो भी नहीं करता था, इंडिया में जब लूटने आया था तो वो क्यों करता था, ठीक है ना? उसने वो लूटने के लिए कि अगर एमपी में बहुत सारा मटेरियल झारखंड में है तो उसको लेके कैसे जाए कोस्टल तक, उड़ के तो जाएगा नहीं, है ना? एरोप्लेन तो थे नहीं तब। हाँ, और इतने भी भारी एरोप्लेन नहीं थे कि इतना भारी भारी मटेरियल लेके जा सके। आज है वो एरोप्लेन वैसे वाले, बोइंग क्या क्या बोलते हैं, ग्लोब मास्टर। ग्लोब मास्टर आप देखना बहुत बड़ा है, वो वर्ल्ड वार Z पिक्चर है ना, उसमें जाता है वो हीरो। वो बोइंग नहीं, मैंने बोला ग्लोब मास्टर, आधी दुनिया को वो पार कर सकता है, इसलिए वो इंडिया और इसराइल तक आता है और बोलता है फिर मैं इंडिया जाता हूँ क्या, जॉम्बे को ढूंढने के लिए। वर्ल्ड वार Z बोल रहा हूँ सर, ये इसका पति, ये क्रिस हेम्सवर्थ नहीं सर, ये एंजेलिना जोली का पति ब्रैड पिट। देखिए क्या वर्ल्ड वार Z? अच्छा, ये दोनों का तो खाली है, आपने देखा वर्ल्ड वार Z? सर बहुत बढ़िया क्लासिक मूवी है, आप देखो, आपको मतलब प्यार हो जाएगा उस मूवी से, इतनी बढ़िया एक्टिंग इतनी अच्छी की है। ब्रैड पिट तो बताया ना आपको, ब्रैड पिट। क्रिस हेम्सवर्थ नहीं सर, वो तो है ना, ये थॉर है। नहीं, ब्रैड पिट है वो, ब्रैड पिट, क्रिस हेम्सवर्थ नहीं है वो। दिखता वैसे ही मेरे को ही लगता था सर वही है, थॉर है, लेकिन वो ब्रैड पिट है सर। ब्रैड पिट है, मेरे को भी ये लगता था सर, आपके समय मुझे भी लगता था, मैंने एक दिन देखा, मेरे दोस्त ने बोला ब्रैड पिट है वो। आपको ब्रैड पिट पता है ना? अरे सर बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, बहुत अच्छे उसके पिक्चर, एक्ट मतलब उसको बोलते हैं एक्टर। तो कनेक्टेड टू आयरन पीट, ठीक है ना? आयरन पीट मतलब, आयरन पीट, आयरन पीट, पिटबुल,
है? पिटबुल पता है सर, पिटबुल पता है सर, पिटबुल कुत्ता। नहीं सर नहीं सर, पिटबुल एक बहुत फेमस सिंगर है अच्छा अच्छा, तो पिटबुल, अरे पिट छोड़ो, पिटबुल आयरन पिट। अरे जहाँ से आयरन निकाल रहे हैं ना, आयरन और वो वाले गड्ढे, ठीक है ना। और कोल माइन नहीं पता आपको, ठीक है। तो विथ कैनल और रिवर, कैनल मतलब, रिवर तो पता है, रिवर नदियाँ, नहरें, नहरें, जो नहर बनती है ना, वहां से आप ट्रांसपोर्ट करके लेके जा सकते हैं। बट ऑल दीज रेलवेज वर ड्रॉन बाय द हॉर्सेस। ये जो रेलवे बना ली थी शुरुआत में स्टीम इंजन के पहले, तो ये घोड़े उसको दौड़ाते थे, घोड़े को बांध के वो दौड़ती थी, ठीक है। बस ब्रेक था उसमें, ब्रेक एक। हाँ हाँ, देखो सच्चाई बता रहा हूँ। द फर्स्ट स्टीम locomotive to be used in railways was modified by George Stephenson in 1814, ठीक है ना। स्टीम लोकोमोटिव, जो स्टीम भाप इंजन चलने वाला रेलवे का जो इंजन है, ठीक है ना। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम पावर्ड रेलवेज टू द होल प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन अनदर लेवल, एक दूसरे ऊंचाई पर ले गया उसको, ठीक है ना। अब यार स्टीम इंजन का यूज करने लगा तो बहुत फास्ट हो गई ना ट्रेन, घोड़े की जरूरत नहीं, घोड़े को खाना देने की जरूरत नहीं, पानी डालो, कोयला डालो, गर्म करो, चल जाओ, ठीक है ना। द अल्टीमेट ट्रायम्फ ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एक और जो खास ऊंचाई देखने मिली इसमें, रेल रोड मूव पीपल, रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड रैपिडली अराउंड इंग्लैंड, मतलब रेल रोड्स मूव पीपल। हाँ सही बोल रहे, सही बोल रहे। स्लेव, स्लेव वर्कर्स को, स्लेव को, और लोग भी जाने लगे उससे, ट्रैवल किससे करने लगे, ट्रेन से। और रॉ मटेरियल भी जाने लगा, और जो इंडस्ट्री में फिनिश्ड गुड है, बना हुआ प्रोडक्ट, देखो सर गुड बोल रहा है, देखो सर, सर कौन बोल रहा था कल रॉ मटेरियल और क्या क्या बोल रहे थे गुड को, देखो फिनिश गुड, देखो गुड कैसे वर्ड यूज हो रहा है, ये इसको बोल रहा है फिनिश गुड, मोबाइल को बोल रहा है फिनिश्ड गुड। हाँ माल, हाँ। तो देखो माल भी अगर अपने को पता है रॉ मटेरियल तो कच्चा माल बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिनिश गुड माल, एक पक्का माल नहीं, आप हिंदी में पढ़ोगे आएगा, ठीक है। दिस ब्रॉट पीपल टू द न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज, ठीक है ना। जो गांव में लोग रह रहे हैं या जो कुछ और काम कर रहे थे, तो वो सिटी की तरफ जाने लगे, सिटी में ही तब इंडस्ट्री होती थी, है ना, तो वहां भी लोग रहेंगे, वहीं पे करेंगे, तो सिटी की तरफ पलायन होने लगा, कॉजिंग अ लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ लेबर, ठीक है ना। लेबर का बहुत ज्यादा आगमन होने लग गया वहां पे, ठीक है ना, और कंटिन्यू एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द ट्रेड, और इससे क्या होगा, ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा ना इंग्लैंड में और यूरोप में एंड विद द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बढ़ेगा, ठीक है ना। एडिशनली अराउंड 1820 स्कॉटिश इंजीनियर जॉन मैकडम डेवलप न्यू प्रोसेस ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, एक नई प्रोसेस बनाई कि रोड कैसे बनाया जाए अलग तरीके से। दिस टेक्निक विच बिकेम नोन एज मैकडम रिजल्टेड इन द रोड्स दैट वर स्मूथर, ठीक है ना, स्मूथ रेड, क्योंकि पहले जो रोड बनती थी वो खड़दीली बनती थी, सही से गाड़ी नहीं चल रही, डायरेक्ट डायरेक्ट बार बार पंचर हो रही, तो देखो स्मूथर बनाए, और ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा दिन तक टिकाऊ, और लेस मड़ी, मट्टी कम रहे उसमें, कीचड़ कम रहे, जल्दी खराब नहीं होगी, ठीक है ना। द रेल रोड नेटवर्क वॉज कंप्लीटेड बाय द केनाल नेटवर्क बिल्डिंग, इसका मतलब, केनाल तो पता है, जो नहर नेटवर्क है, ठीक है ना। द रोल रेल रोड नेटवर्क वॉज कंपनी कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब जोड़ना, ये जो रेल रोड नेटवर्क है उसको जोड़ा किससे गया, मतलब नहर से जोड़ने लगे, मतलब जहां जहां पे, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ नहर है, उस दिन बताया था यहाँ नहर है, यहाँ नहर है, तो बरोबर रेल के बरोबर पास में लेके गए, कि यहाँ पे थोड़ा पास में, नहीं 15 माइल्स बोला था, है तो ये 15 माइल्स, ये एकदम पास में, मतलब बस 500 मीटर 200 मीटर पे निकाले कि वहां पे ट्रांसपोर्ट कर दिया अपना शिप में, और शिप निकली फिर दूसरे देश। Communication became easier during the Industrial Revolution with such invention as the telegraph, ठीक है ना, टेलीग्राफ का यूज होता था कम्युनिकेशन के लिए, ये इन्वेंशन हुआ वहां पे, ठीक है ना, कम समय में संदेशा पहुंचाने के लिए। एंड रिफॉर्म्स इन द पोस्टल सर्विस, जो डाकिया डाक लाया, ठीक है ना, तो इसमें भी उसने सुधार किए, कैरिड आउट इन 1840s। सुधार कैसे होंगे उसमें, देखो भाई, आज भी आपको डाकिया डाक वाला है ना, बाइक से भी दिखता है मुझे आजकल, लेकिन साइकिल से भी दिखते हैं कुछ कुछ, तो
बढ़ गया ना, वो शिप से जाने लगे, ट्रेन से जाने लगे बहुत फास्ट, तो रिफॉर्म हो गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना, सही है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बियॉन्ड इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड के बाहर कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या हुआ, ठीक है ना उसका। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच स्टार्टेड इन इंग्लैंड स्प्रेड टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द यूरोप, पहले तो यूरोप में फैलेगा, है ना, जर्मनी लेगा फायदा, फ्रांस लेगा फायदा, और कौन लेगा, स्वीडन, बेल्जियम, ठीक है ना, ये सब आप जो वर्ल्ड वार में जो भी नाम सुनोगे वो है। नहीं, बहुत सारों पे तो ये इसने इन्होंने कॉलोनी बना लिए थे, फ्रांस और अपने जर्मनी ने, बाकी को दबा के रखा था, चेकोस्लोवाकिया को, सबको, नहीं है, इन अर्ली 19 सेंचुरी, ठीक है ना, 19 सेंचुरी की शुरुआत में फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम देखो आ गए, स्टार्ट एम्प्लॉइंग वेरियस न्यू मशीन, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू बूस्ट प्रोडक्शन। एम्प्लॉइंग मतलब क्या करने लगे, ये देश क्या करने लगे मशीन के साथ, नहीं, एम्प्लॉइंग। देखो यहाँ पे वर्ड देखो क्या लिखा है, देखो मतलब फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग है क्या, तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं, एम्प्लॉय मतलब उसका यूज लेने लगे, मतलब खरीद रहे थे ब्रिटेन से, फिर अमीर हो रहा है ब्रिटेन। हाँ, जब मशीन एक बार आ गई, फिर वो अपने साइंटिस्ट को लाते, आओ रे 10 साइंटिस्ट और तोड़ो रे इसको, और देखो अंदर क्या क्या है, और फिर वैसी मशीन बना लो, समझ रहे, ऐसी ऐसी होता है। इंडिया प्लेन खरीदता है, जहाज खरीदता है, फिर साइंटिस्ट लोगों की टीम काम करती है, हाँ ये कैसे बना, ये कैसे बना, फिर हम ऐसे फिर बनाने शुरू करते हैं अपना खुद का इंडिजीनियस, समझ रहे। तो इसमें बहुत सारे क्लॉज डालते हैं कि देखो हम आप कुछ कुछ जैसे कुछ कुछ ऐसे रहते हैं फाइटर जेट, बोलते हैं आप ये मशीन खोल के देख सकते हैं, आपने खोल के देख लिया ना, हमको पता चल जाएगा, वारंटी लॉस हो जाएगी, ऊपर से नहीं क्या उसमें जो फ्यूल और वेपन भरना रहता है, तो वो नहीं कि हमारी तरफ से भरना पड़ेगा आपको इतने इतने साल तक, तो अगर तुमने खोला तो पता चल जाएगा कि तुमने खोला है, ऐसे सब रहती चीज़ है। इवन प्रिंटिंग मशीन में भी रहता है, प्रिंटिंग मशीन में किसी ने प्रिंटिंग मशीन देखी है क्या, पास से ऑपरेट ऑपरेट किया है क्या, तो उसमें नहीं क्या जैसे इंक डालते हैं ना अपन, इंक, तो इंक का नहीं क्या तुमने देखा है क्या, कहाँ पे देखा है क्या, ठीक है, तो उसमें इंक बॉक्स रहता था, तो इंक बॉक्स या तो नया खरीदते या फिर उसको गड्ढा करके भर देते हैं ना, तो गड्ढा करते थे क्या, नया खरीदते थे डायरेक्ट, उसको बोलते कैटरीज या फिर टोनर, है ना, तो उसमें गड्ढा करते थे और ऐसे करते थे, या फिर नया खरीदते थे। हाँ, तो उसमें देखो क्या करते थे, कंपनी बोलती कि नया खरीदो हमसे हर बार, इंक मतलब एक इंक का तुमने डब्बा खरीदा तो उससे 10,000 तुम जेरोक्स निकाल लो, लेकिन लोग बोले यार, और वो आती है 2,500 से 3,000 का, बोले यार 500 रुपए की इंक है, उसमें क्या करते गड्ढा करते मैनुअली सोल्जरिंग करके, सोल्डरिंग नहीं क्या आप देखते होंगे वो, ऐसे गड्ढा करते हैं उसमें इंक भरते हैं, उसको बराबर टेप से चिपका देते हैं और वापस डाल देते हैं। तो देखो ऐसा है, ठीक है ना, तो कंपनी क्या बोलती है कि हमसे करो, ठीक है ना, तो ऐसे वो आपको अपना पूरा ग्राहक बनाने की देखती है। आपने गाड़ी ले ली, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल के जाने के लिए फिर से उसके पास ही जाना है, ठीक है ना, वैसा। द एंड ऑफ नेपोलियनिक वॉर, ठीक है ना, इन 1815, 1815 में वो मतलब मर गया होगा, जब वॉर खत्म हो गया उसका मतलब मर गया ना, हाँ, ये देखो द एंड ऑफ नेपोलियनिक वॉर्स इन 1815, अरे नेपोलियन एक ही तो है ना सर, बोना पार्ट, ठीक है ना, तो ये इसके वार खत्म हो गया 1815 में, अलाउड, इससे क्या हुआ, उसे वॉर खत्म होने से अलाउड फ्रांस टू फोकस ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है ना, वॉर से जैसे ही हटा तो फिर किसकी तरफ जाएगा, विकास की तरफ, ठीक है ना। सिमिलरली जर्मनी आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन अंडर बिस्मार्क, बिस्मार्क के अंडर में उसका यूनिफिकेशन हो गया, ठीक है ना, दो जर्मनी बट गए थे ना, तो उसका फिर से टूट गया, स्टार्टेड डेवलपिंग रैपिडली, ठीक है ना, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने लग गया। आप वॉर से हटोगे, आपके पास ज़्यादा आदमी मिल जाएंगे, ज़्यादा आपको लैंड मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे, अपना विकास करोगे, एमर्ज टू एज अ रिवाइवल टू डोमिनियन, ब्रिटिश डोमिनियन, जो ब्रिटिश का जो पूरी हुकूमत थी पूरी आधी दुनिया में कॉलोनिज्म बना के रखा था, तो फिर ये इनका जब इंडस्ट्री बढ़ने लगी तो पैसा भी आएगा, पैसा आएगा तो सेना बढ़ेगी, है ना, आपकी पावर बढ़ेगी, तो आप फिर उसको चैलेंज करने लगोगे, पावर को, जो डोमिनियन वाली पावर है ब्रिटिश की, उसको चैलेंज करोगे। इटली एंड रशिया फिर से ये भी कूद गए उसमें, टू स्टार्टेड डेवलपिंग इंडस्ट्री, दो नॉट ऑन अ स्टेडी पेस, मतलब ये मतलब कि वो फिर भी थोड़ी सी लड़ाई चल रही थी छुट पुट, तो इतना वो अपना मेंटेन नहीं रख सके, और पेस मतलब पेस, स्टेडी मतलब हो गया स्टेबल, है ना, मतलब वो धीमी चाल, और पेस गति,
रफ्तार, हाँ हाँ, बियॉन्ड यूरोप, ठीक है ना, यूरोप के अब बाहर गया, अभी पहले किसके बाहर गया था, इंग्लैंड के, अब यूरोप के बाहर गया। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका स्टार्टेड डेवलपिंग इंडस्ट्री आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। तो देखो क्या बोल रहा है, अपना इंडिपेंडेंस के बाद में फ्रॉम ब्रिटेन से उसने डेवलप किया। तो ये यूनाइटेड स्टेट के लोग थे कौन, ये लोग कहाँ से आए थे, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन थे वो लोग? कहा इंडिया वाले को तो पीट पीट के ना मार दिया सर मैम, ये पूरे अलग अलग कंट्री से थे यूरोप के, पूरा यूरोप ही वहां जाके बस गया था, समझ लो अलग अलग लोग वहां से आके बसे थे। इसलिए जो तो मैं बोला द वॉकिंग डेड पिक्चर, उसमें आप देखोगे तो अमेरिका की कहानी है, तो उसमें वो जो कहानी में बोलता है, एक कोरियन वाला वहां पे पिज्जा बेचता है, कहाँ पे, अमेरिका में। तो वो बोलता है कि तुम कहाँ से हो, अब तुम तो दिखे हो नेपाली टाइप, चीनी चैप्टर टाइप दिख रहा है, तो बोले बोले चाइनीज हो क्या जो भी ऐसे दिखा तो उसको चाइनीज बोलते हैं, ठीक है, दुनिया में, पूरी दुनिया में, कि चाइना बहुत बड़ा है ना, नहीं बोलते मैं चाइनीज नहीं, मैं कोरियन हूँ। तो बोलते हाँ, बोले हम भी, बोले ग्रीक या ग्रीसलैंड या कौन सा ऊपर कौन सा, और वो शायद वहीं से कहीं से आया है, बोले हमने, और हमने भी आके अमेरिका को डेवलप किया। क्या बोलना चाह रहा है वो, हम आए बाहर से और हमने इसको डेवलप किया। इतना इंडस्ट्री वो कैसे हो सकता है डेवलप, अमेरिका जो कि गुलाम है, कैसे हुआ, क्योंकि वहीं से लोग आए थे और इंग्लिश लोग ही थे, मेन मतलब गोरे लोग थे। तो वो तो क्या स्लेव की जिंदगी तो जिएंगे नहीं, है ना, तो उनको नॉलेज था और टेक्नोलॉजी भी थी उनके पास में, तो उन्होंने भी ऐसे इतना बड़ा यूनाइटेड स्टेट कैसे बना वो बता रहा हूँ आपको, है ना, आपको भी लगता होगा ना इतना डेवलप कैसे हो गया वो। तो वो ऐसा हुआ, पूरे यूरोप से लोग गए थे वहां पे बसे वाले। और सबसे मेन कौन लोग है, कौन सा देश है वो, सबसे मेन यूरोप का वो कौन सा देश है सबसे मेन, सर उसकी ऑफिशियल भाषा कौन सी है, 50% लोग वहां पे वो भाषा बोलते हैं उस देश के, जिस देश का वहां सबसे ज्यादा प्रभुत्व था। अरे सर जिस देश ने उसको जीता होगा सबसे पहले वही होगा ना सर। वैसे तो मिक्स थे लेकिन कम क्वांटिटी, लेकिन इसके ज्यादा थे ना लोग। कौन है वो देश, स्पेन। आप देख लो गूगल पे, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, जैसे आप बोलते हैं ना कि अपने इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? सर 22 लैंग्वेज है नेशनल लैंग्वेज, सर जो भी है। तो स्पेनिश लिख के आएगा वहाँ, स्पेनिश क्या लिख के आएगा, यूनाइटेड स्टेट की, स्पेन का है वहाँ पे, ठीक है ना। although it was only after 1870 that is acquired a rapid pace, ठीक है ना। गति कहाँ पकड़ा उसने, 1870 के बाद में, किसने, अमेरिका। बाय द अर्ली 20th century की शुरुआत में द यूएसए हैड बिकम द वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन, ठीक है ना, दुनिया का सबसे बड़ा वो बन गया, हब बन गया, काय का उत्पादक बन गया, औद्योगिक उत्पादक। जापान was the first Asian country to undergo the process of industrial revolution in late 19th century, 19th century के आखिरी आखिरी में, और ये 20th century के पहले पहले में, देख रहे हो कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। It is important to stress the fact that all these countries had developed an atmosphere conducive for the process of industrial revolution। उन्होंने ऐसा एटमोसफियर बनाने की कोशिश की जिससे औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिले, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन आता है कि अंग्रेज हमारे पास आए थे देश में तो हमारा भला करने आए थे, हमको डेवलप करने, कुछ नहीं, ये क्या डेवलप करने आए थे, अगर वो नहीं भी रहते और पैसा रहता तो हम उस टेक्नोलॉजी को ले सकते थे ना, खरीद के हम अपने यहाँ कर लेते थे, वही किया ही बाकी देशों में, ठीक है ना, ये कॉलोनियल नहीं थे। विच एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड, ठीक है ना, जैसा इंग्लैंड में था वैसा एटमोसफियर इन देशों ने बनाना शुरू किया। लाइक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, पहले तो आप पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हो जाओ, आप पे किसी का शासन न हो, तो आप जो कमाओगे, जो इंडस्ट्री बनेगा, उसका फायदा किसको होगा, आपके देश को होगा ना। वो अगर इंडस्ट्री भी लगा रहा है तो फायदा कौन लेके जा रहा है, बाहर का देश क्या लेके जाएगा जो कब्जा किया है। तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए आपके पास में, ठीक है ना, नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए, सस्ता लेबर होना चाहिए, और कैपिटल होना चाहिए, पैसा होना चाहिए उसको सब करने के लिए, ठीक है ना। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या असर हुआ, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सीन एज एन ऑफशूट, ऑफशूट का मीनिंग बताया था मैंने, बाय प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज सीन एज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द रेनेसेंस मूवमेंट। ये वर्ड पहले भी क्या लगता है, ये लाइन गई है ना पहले भी कि नहीं गई है, कि इसके पहले कुछ और था इसका, अच्छा ह्यूमनिज्म था शायद इसका बाय प्रोडक्ट, है ना, ये लाइन थी लेकिन ह्यूमनिज्म था ना बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो सर सो रहे क्या ऐसा मतलब सोना होता है कि नहीं है?
ऐसे गाना सुना होता है सर? ऐसा वही होता है सर, आलस आना है सर। ऐसे धीरे धीरे फिर वैसे हो जाता है। राजा पानी वाला, yet while the Renaissance movement was more ideological। असर दोनों एक ही करते हैं सर। येट वाइल जो रेनासेंस, जो पुनर्जागरण मूवमेंट था, आंदोलन था, वाज मोर आइडियोलॉजिकल। ठीक है ना, वो आइडियोलॉजिकल मतलब आइडियल मतलब, तो ये आदर्शवादी था, ठीक है ना। इट आदर्शवादी समझ रहे हो, क्योंकि उसको सब फॉलो कर रहे थे, उससे फायदा हो रहा था, उससे इंडस्ट्रीज बन रही थी। इट वॉज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच हेल्प एक्सप्रेस द स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस। मतलब पुनर्जागरण तो हुआ, लोगों के मन में क्या, हमने क्या अपने जीवन का फायदा उठाएंगे, मतलब हम जीवन को अच्छे से जिएंगे, अपने पूरा अच्छे से इंजॉय करके जिएंगे, तो हमको चीज़ें को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, ये चीज़ कैसे होती है। तो उसकी जो सबसे अच्छी भावना जो थी, वो किसके रूप में प्रदर्शन होके आई? अपने औद्योगिक क्रांति के रूप में, है ना, इन इट्स ट्रू फॉर्म एंड प्रोपोगेट इट अक्रॉस द वर्ल्ड इन अ मल्टीफेरस फॉर्म। ये तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, लेकिन अलग अलग तरीके से और तरीके से गया। आप बिल्डिंग का देख लो, स्ट्रक्चर बनाना हो गया, आर्ट हो गया, कल्चर हो गया, सब में बहुत टेक्नोलॉजी में हो गया, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट्स हो गए, बहुत कुछ में फायदा हो। आज जो भी आप चीज़ देख रहे हैं वो इसका ही रिजल्ट है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन नॉट ओनली इम्पैक्टेड ब्रिटिश सोसाइटी, क्या बोल रहा है, सिर्फ ब्रिटिश सोसाइटी को उसका प्रभाव नहीं हुआ, बट लेड टू द सेवरल पाथ ब्रेकिंग चेंजेस अक्रॉस द वर्ल्ड, लाइक द राइज ऑफ नेशन स्टेट्स। है ना, वो आपने ध्रुवी, आपने पढ़ा होगा ध्रुव देशों की एक ऐसा वो वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना, तो उसको राइज ऑफ नेशन स्टेट, ठीक है ना, बाय इंक्रीज कंसोलिडेशन ऑन एथनिक, इस पे देश बनने लगे कि मैं अफ्रीकी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं फ्रेंच हूँ, मैं इंग्लिश हूँ, तो ऐसे देश बनने लगे एथनिक पे। एंड लिंग्विस्टिक, जो भाषा है उनकी, ठीक है ना, ठीक है। इंटेंसिफिकेशन ऑफ द जील फॉर कोलोनाइजेशन, मतलब इंटेंसिफिकेशन, जील मतलब जील, जील, इंटेंस तो समझता है ना, इंटेंस होना, है ना, इंटेंस, इंटेंस, इंटेंसिव पावर मतलब बहुत ज्यादा। हाँ, और झील का मतलब है उत्साह होना, क्या है, उत्साही, एक्साइटेड। तो ये देखो किसके लिए एक्साइटेड होने लगे ये, लोगों को गुलाम बनाने के लिए, उपनिवेश बनाने के लिए, लोगों के संसाधनों में कब्जा करने के लिए, ठीक है ना, समझ रहा है मतलब, इससे ये हुआ, ठीक है ना। इंक्रीज कंपटीशन फॉर प्रॉफिट, मैं कमाऊंगा ज्यादा, होड़ लग गई कि है ना, मैं ज्यादा कमाऊंगा, मैं फायदा करूंगा। टेरिटरीज अक्रॉस द वर्ल्ड अमंग दिस कॉलोनियल पावर्स, ठीक है ना, इसमें लग गया कि भाई जो ज्यादा कॉलोनी बनाएगा उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि तो उतना लूटेगा ना उसको, है ना, और लेबर मिलेंगे उसको सस्ते वाले। राइज ऑफ पीपल्स कॉन्शियसनेस मैनिफेस्टेड इन वेरियस फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज, इसका राइज होने लगा कॉन्शियसनेस का, ठीक है ना, लोगों के अंदर, मैनिफेस्टेड इन वेरियस फॉर्म, मैनिफेस्टेड मतलब मैनिफेस्टेड, जाहिर होने लगा, व्यक्त होने लगा, ठीक है ना, जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस मतलब समझ रहा है ना, समझने लगा वो चीजें, ठीक है ना, इन वेरियस फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजी, अलग अलग आदर्श देखकर हमें समझने लगा कि हाँ देखो कैसे कॉलोनीज बना रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं, ठीक है ना, वैसे। डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल सोसाइटी, समझ गए ना, जो जमींदार प्रथा थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। एंड द एडवेंट ऑफ द इक्वेलिटेरियन पैराडिग्म, इक्वेलिटेरियन तो मतलब पता है, एडवेंट मतलब आगमन, और इक्वेलिटेरियन मतलब समानता वाली बात है ना, और पैराडिग्म का मतलब पैराडिग्म, पैराडाइज सुना है क्या, पैराडाइज, पैराडाइज क्या होता है, तो पैराडिग्म मिसाल, ठीक है ना, तो ये क्या है, एक समानता की मिसाल बनने लगी, समानता की मिसाल का आगमन होने लगा। इंक्रीज अवेयरनेस अमंग वुमेन फॉर देयर राइट, औरतों में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे वो, ठीक है ना। राइज ऑफ द ट्रेड यूनियन, अब वो जो लेबर लोग हैं जिन पर अत्याचार हो रहे हैं, कम पगार दे रहे हैं, ज्यादा काम करा रहे हैं, तो वो भी बोलने लगे भाई हम भी अपना यार एक ग्रुप बनाएंगे, और है ना क्या करेंगे, सबसे मेन क्या काम करता है ट्रेड यूनियन, बताओ जल्दी बताओ, ट्रेड यूनियन सुना है ना, मजदूरों का संघ, तो सबसे मेन काम क्या करता है, हड़ताल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है क्या,
प्रोटेस्ट, हड़ताल एक स्पेशल वर्ड है, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है ना, मतलब वो ऐसा बंद कर देना, हड़ताल, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखो सबसे मेन क्या काम करता है, हड़ताल करता है, और अपनी फिर क्या करता है, बातें मनवाता है उनसे, ठीक है ना। है, मानते मानते बहुत माना है। अभी जब तुम धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो नहीं मानेंगे, लेकिन बाद में एक अकड़ निकल जाती है तो मानते हैं फिर। प्रोडक्शन बंद हो जाता है ना एकदम, समझ लो रोज का मेरा 1.5 लाख का माल निकल रहा है और आज 0 निकला, घाटा हो गया ना वो। 2 रुपए बढ़ाने के लिए पगार के लिए तो तुम्हारा 1.5 लाख का घाटा हो गया है। ठीक है, तो एमरजेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अब इससे क्या होगा, धीरे धीरे राइट आने लगे, लोग अपना यूनियन बनने लगे, तो भाई यार बोले यार हमको स्वतंत्रता चाहिए यार, अब हम अपना वोट देंगे, वोट दे के चुनेंगे, मतलब ये ही इज द राइट पर्सन टू गिव मी द प्रॉपर राइट्स टू मी, ठीक है ना, लोकल पीपल को, ठीक है ना, ताकि आप अपने फ्रीडम का इस्तेमाल कर सके, ठीक है। एंड लिबरलिज्म टू नेम अ फ्यू ऑफ देम। लिबरलिज्म मतलब गया तो वर्ड तो गया है। हाँ, आजाद मतलब वही आप लिबर्टी से निकाल रहे हो, लेकिन लिबरलिज्म का मतलब क्या है एक्चुअल में, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक तरह से, इकोनॉमिक तरीके से, आर्थिक तरीके से। डॉक्ट्रिन है डेट एम्फसाइज इंडिविजुअल एटोनॉमी, मतलब स्वतंत्रता व्यक्तिगत लेवल पे सर, मेरे मेरे को मतलब छूने का तुमको अधिकार नहीं है, ठीक है ना। इक्वलिटी का अधिकार, समानता का, एंड अपॉर्चुनिटी कि मैं कुछ भी बन सकता हूँ देश में, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, ये होता है लिबरलिज्म की ओरिजिनल डेफिनेशन। सिर्फ एक वर्ड नहीं, आप ये जैसे जितने वर्ड देखेंगे ना, लिबरलिज्म और ऐसे आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजिकल, इन सब की डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन अच्छे से लिखो एक कॉपी में, उनको याद करो, और उसमें डेफिनेशन के साथ में नहीं कि बहुत सारी चीज़ें आती है जिससे मीनिंग निकलता है, मतलब उस आइडियोलॉजी से इम्पैक्ट क्या पड़ा सोसाइटी पे, तो वो लाइन भी याद रखना आपने हमेशा, समझ रहे हो। लिबरलिज्म का मतलब हिंदी में मेरे को लगता है उदारवादी है शायद, हाँ ठीक है ना। इकोनॉमिक इफेक्ट्स, तो अभी आर्थिक प्रभाव क्या पड़े, तो द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, सही है, अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, प्रोडक्ट बनेंगे, बिकेगा, बहुत प्रॉफिट तो होगा ही, तो ग्रोथ भी होगी, तो इन द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज बढ़ने लगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट चाहिए ज़्यादा तो। एंड इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग लेटेस्ट इन्वेंशन, ठीक है ना, नए नए इंडस्ट्री में नए नए मशीनें लगने लगी, इनोवेशन होने होगा तो नई नई मशीन लगेगी, इन्वेंशन होंगे, रिजल्टिंग इन इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा फिर। इंक्रीज प्रोडक्शन वॉज चैनलाइज टू वेरियस मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है ना, अलग अलग मार्केट में ये अपनी फौज बना लेंगे, और विच लेड टू अ जंप इन द क्वांटम ऑफ ट्रेड्स वॉल्यूम्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जो ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, सही है ना, उसका पैमाना बढ़ जाएगा, विच स्टार्टेड यील्डिंग ह्यूज प्रॉफिट टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियलाइज नेशन, जो औद्योगिक क्रांति वाले देश थे तो उनका क्या होगा, उसका प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा लेवल पे बढ़ेगा, ठीक है। नाउ द प्राइजेस ऑफ द वेरियस फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट स्टार्ट फॉलिंग, क्यों, क्यों प्राइस गिरने लगे उनके, ड्यू टू द इंक्रीज कंपटीशन। वो बोलेगा मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो 4 दिन चलेगा, मैं वो दूसरा बोल रहा है 5 दिन बनाऊंगा, मैं 6 दिन चलेगा ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा, गारंटी नहीं क्या उसकी, तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाने लगे धीरे धीरे, और फिर उससे वही तो क्या होगा, इन्वेंशन होगा ना, साइंटिस्ट लाएंगे यार भाई कुछ अच्छा बना, इसमें कुछ नया डाल, देखो ना आपको जैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, 4 आंखें दिखा के, है ना, 4 आंखें दिखाते नहीं, इधर कितनी है, 3 है, उधर 4 आंखें हैं, 4 है क्या वो, मैडम किस में 4 आंखें है ना, आपके इसमें 4 आंखें है ना, 4 है क्या, तो वो बेवकूफ़ बना रहे, कुछ नहीं है, 5 है क्या, नहीं वो लाइट है, वो पांचवा, पांचवा लाइट है वो, है ना, लाइट है ना, वो बीच का लाइट है, नहीं वो कैमरे की बात कर रहा हूँ सिर्फ, चार, कुछ है नहीं ना, वो क्या है, वो कोई इनोवेशन क्या है वो, लेकिन वो क्या दिखता अच्छा है, अरे वाह 4 4, आपकी फोटो अच्छी आएंगे, आती होती कुछ नहीं, वैसे ही रहता है वो, हाँ। टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट द फैक्ट्रीज नीड टू फेड कंटिन्यूसली विद द लार्ज क्वांटिटी ऑफ चीप रॉ मटेरियल, अब देखो इंडस्ट्री चलानी है तो भाई सस्ता कच्चा माल तो चाहिए ना, सस्ता और कच्चा माल, वो ही ज़्यादा क्वांटिटी में लगातार, विच लेड टू द इंक्रीज एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा वो ये करेंगे, उत्खनन करेंगे, यूज़ करेंगे, सोर्स्ड बोथ फ्रॉम विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम द गुलाम कंट्री, उपनिवेशिक कंट्री, कॉलोनीज कंट्री, एब्रॉड, एब्रॉड सुनने पे अपने को क्या लगता है, बहुत
अच्छा देश, लेकिन अब्रॉड का मतलब क्या बता रहा है कि दूसरा देश, दूसरा देश को ही अब्रॉड बोलते हैं, आपके कंट्री से अलग। इंक्रीज्ड वेल्थ जनरेशन, ठीक है ना, इससे वेल्थ जनरेशन होगा टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर एंड मोर सिटीज। आपका जितना पैसा आएगा तो आप सिटी पे सिटी बनाते जाओगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ते जाएंगे तो सिटी लगेगी ना उसके लिए, सिटी एरिया लगेगा। एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द नेशन। अब पूरे देश में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन फैल रहा है तो इसमें कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन का एरिया भी बढ़ेगा, रोड बनेंगे, ट्रेन बनेंगे, है ना। This was developed, this was followed by the influx of rural population to the city। तो रूरल पॉपुलेशन जो खेती बाड़ी कर रही थी वो अब क्या करेगी, इंडस्ट्रीज में काम करेगी। उसको फिर कौन उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, फिर वो इंडस्ट्री में काम करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड बेटर लिविंग, अच्छी जिंदगी जीने के लिए, ठीक है। लेकिन वहाँ पता चल रहा है वो बीमार पड़ रहे हैं केमिकल इंडस्ट्री में, होता है ना। देखिए किसी ने फिल्म, वो भोपाल ट्रेजेडी आई थी अभी, राजपाल यादव था उसमें, देखी थी फिल्म। हाँ तो केमिकल इंडस्ट्री थी ना, तो फिल्म देखी थी क्या। अरे बहुत अच्छी रोल किया है और राजपाल यादव ने। राजपाल यादव गरीब रहता है, पैसे चाहिए रहते हैं, तो उसको बोलते केमिकल वाला ये इंडस्ट्री है, इसमें जॉब कर तो पैसा वैसा सब मिलता है, अपनी लड़की शादी करता है। लेकिन उसको पता चलता है कि यार ये तो बहुत खतरनाक केमिकल है, अगर एक बार गिर जाए तो कैंसर होकर मर जाता है आदमी। तो फिल्म में बताया अच्छे से, तो वही तो गैस लीक हो जाती है और कई लोग मर जाते हैं भोपाल में। कौन सी है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है ना, 1984 शायद, ठीक है। हाँ 1993 है क्या, 1993 है, 1984 ही है शायद, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी, क्या नाम है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, फेमस है। आज भी गवर्नमेंट वहां से जो इफेक्टेड हुए लोग, अपंग हो गया कोई, मर गया कोई, गुंगा हो गया कोई, बहरा हो गया कोई, अंधा हो गया, तो उसकी फैमिली को आज भी पैसे देते हैं, ठीक है। अगर आपने लिखा दिया रहे तो फॉर्म में, आपके पापा ने भले यहाँ रह रहे कि मैं उस टाइम में भोपाल में अपनी बीवी के लिए साड़ी खरीदने गया था, और आपको फैमिली का अभी तक मिल देगा। और कई लोगों ने नहीं किया, इसका मस्त फायदा उठाया, लिख दिया वहाँ पे कि मैं गया था वहाँ पे, मेरे चाचा थे वो मर गए और डेथ सर्टिफिकेट लेके आए कहीं से, और पता चला ऐसे ही मरा है घर में कोई उसका बता दिया वहाँ मरा है। देखो क्या, हाँ, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज, ठीक है ना, ट्रेड व्यापार की एक्टिविटी बढ़ने लगी, और हैड टू बी नेसेसरी सपोर्टेड बाय एन इम्प्रूव्ड एंड एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम, है ना। ये कैसे ट्रेड बढ़ेगा, जब आपका अच्छा बैंकिंग सिस्टम होगा। मतलब जैसे मैंने समझ लो दूसरे देश में जाके माल बेचा और वो बोल रहा है यार मेरा पैसे नहीं है, तू ये गोटे गोटे लेके जा, पत्थर ये लेके जा, बोले अरे यार, बोले ऐसा तो ही ना होता है। तो एक बैंकिंग सिस्टम की, यहाँ भी एक बैंक रहेगा, यहाँ बैंक रहेगा, और वो गारंटी देगा कि हाँ ये माल देगा तो ये पैसे देगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यही तो धोखा होता है, समझ रहे हो। विच इन टर्न वॉज सस्टेन्ड बाय द ह्यूज प्रॉफिट्स, क्या बोल रहा है, ये बैंकिंग सिस्टम के कारण क्या हो गया, अच्छा व्यापार तेज हो गया और टाइम पे आपको पेमेंट मिलेगी, तो उससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। एंड विच द ट्रेडिंग एक्सरसाइज जनरेटेड, इससे क्या होगा, ट्रेडिंग एक्सरसाइज जनरेट होने लगी, है ना, अच्छे से। कोलैप्स ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या मतलब इसका, अर्बन को सर ये क्या बोलते हैं हिंदी में, अर्बन को, नहीं सर, अर्बन शहरी, शहरी, हाँ, शहरी अवसंरचना, क्या है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अवसंरचना, ठीक है। तो ये कैसे कैसे गिरने लगा, आप क्या बोल रहा है, विद द इन्फ्लेक्स ऑफ लेबर टू द सिटीज, तो गरीब भूखे जॉब के ढूंढने के लिए ऐसे लोग सिटी में आने लगे। फ्रॉम द कंट्री साइड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज ग्रू बाय लीव्स एंड बाउंड, लीव्स मतलब लीप, लीप ईयर बोलते हैं, लीप ईयर, नहीं लीप, है ना, लीप ईयर सुना है ना, हाँ। हाँ वो लीप ईयर में वो साल बढ़ जाता है, हाँ वो साल के दिन 166, 366, सॉरी 366 का होता है। लीप्स मतलब है उछाल, यहाँ पे लीप्स का मतलब सही है ना सर, 365 360 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो लीप्स का मतलब यहाँ पे उछाल। बाउंड का मतलब बाउंड्स, अच्छा बाइंड, बाइंड टुगेदर, बाउंड टुगेदर है, हाँ लिमिट, क्या बोल रहा है, उछाल और एक लिमिट पे आ गया, ठीक है ना, किसकी, ये पॉपुलेशन ऑफ सिटी, लोग आने लगे जॉब के लिए, तो सिटी का पार्ट बन गया ना वो धीरे धीरे, तो उसमें उछाल होने लगा और एक लिमिट क्रॉस करने लगा।
अरे मतलब क्रॉस कर जाना। समझ लो इस क्लास की इनटेक 17 या 18 बच्चों की या 20 बच्चों की, 25 बच्चे आएंगे। जैसे होता था उधर वजीराम में, मैं देखा है। सर पता है इतने ऐसे 2-2 लाख देने वाले बच्चे, पूरी सीट भर जाती थी। और इतने बच्चे आते हैं सर दिल्ली में, क्या बताओ। अब सीट तो है नहीं और एडमिशन भी ले ली। बता रहा हूँ, नीचे बैठते थे नीचे। 250 बच्चे बैठे हैं और उनके सामने नीचे बैठते थे। कितने पता है, रोज हर दिन ने क्या 20 से 25 बच्चे कहाँ बैठेंगे। अरे फीस वीस कुछ कम नहीं वहाँ। क्लास का जलवा था ना समझ रहे हो क्या आप, क्लास का जलवा ऐसा है कि नीचे बैठने को नीचे बैठ रहे, फीस कम लेंगे बोलते नहीं नहीं नहीं, और उनका कैसा है एडमिशन है ना, पहले ही पूरी फीस लेते हैं वो। कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है 30% 60%। पहली पूरी हमारे तरफ से। मेरे पापा के फ्रेंड है, वो गए थे वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो वहाँ पे नहीं क्या है ना, उनने बोला कि फीस बोले कि कुछ 1,80,000 कुछ बोला। तो बोले ठीक है हम देते, लेकिन नहीं क्या टुकड़े में देंगे, मराठी लोग थे इधर के। तो बोले नहीं भाव, हमारे पास तो है ना बच्चे, सीट कम है हमारे पास में, बच्चे तो और हमको दे, हमको अब भी पैसा चाहिए। तो नहीं किया एडमिशन। देखो ऐसा होता है। ठीक है, तो बोल रहे तुम नीचे बैठ रहे तो कम पैसा तो वहाँ पे नीट किसकी है, जलवा किसका है वहाँ पे। नहीं नहीं, एजुकेशन का, एजुकेशन के लिए मर मर के जा रहे हैं ना वहाँ पे, तो नीचे बैठने को तैयार है। तो इसलिए जो जल्दी आएगा उसको सीट मिल जाती थी, तो वैसे ही रहता था। सो डैट बिटवीन 1800 से 1850, मतलब 50 साल, 50 साल का जो ये टाइम है, द नंबर ऑफ यूरोपियन सिटीज बूस्टिंग मोर देन 1 लाख इनहेबिटेंट रोज। समझ रहा है कुछ। रोज मतलब रोज, गुलाब है, क्या बोला आपने। हाँ राइस, राइस का ही वो ये फॉर्म है थर्ड फॉर्म है। राइस का रोज, ठीक है ना। तो 1 लाख इनहेबिटेंट्स मतलब कि जो बाहर के लोग हैं ज्यादा आने लग गए, ठीक है ना, यूरोपियन सिटी। विथ सच इनॉर्मस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन within such a short span of time and urban infrastructure collapse। तो इतनी ग्रोथ होने के बाद में पॉपुलेशन तो क्या होगा, इससे क्या होगा, अर्बन जो अवसंरचना है वो कोलैप्स हो जाएगी, घर ही नहीं रहेगा। तो पता है क्या होगा, आप मुंबई चले जाओ, वहां पे नहीं क्या है, 3 टप्पर की छत है, उसका किराया नहीं क्या है ना 15-20 हजार है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो गया वहां पे। पॉपुलेशन कितनी, रोज हर साल नए नए लोग जाते हैं वहां पे, हर साल, सॉरी हर साल और हर दिन नए लोग जाते हैं इंडिया से काम के इसमें। कोई एक्टर बनने जा रहा है, पता नहीं क्या क्या करने जा रहा है। तो 3 टप्पर की भी झोपड़ी है ना, 20 से 25 हजार की रहा समझ लो। तो कोलैप्स हो गया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, मेंटेन नहीं कर पाए। एज द सन, नींद आ रही है सर, ऐसे कर लेना एज द सिटीज वर नॉट प्लान, ठीक है ना, एज द सिटीज वर नॉट प्लान टू एकोमोडेट सच ह्यूज, है ना। सिटी उसके लिए तैयार नहीं थी, इतने घर बना के ही रखे थे पहले से, ठीक है। होर्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना, इतने होर्स मतलब होर्स, झुंड, झुंड या फिर झुंड या फिर उसकी क्वांटिटी, ठीक है, ज्यादा बनाने के लिए। ये ज्यादा नहीं, क्या हॉर्स नहीं, क्या भेड़ बकरियों के लिए यूज होता है, ठीक है ना। देयर वर नो प्लान्स, नो सैनिटरी कोड्स, ठीक है ना, कोई योजना नहीं, कोई मतलब साफ सफाई की ये नहीं। अब इतने लोग आ गए, पता चला तो साफ सफाई कहाँ रहेगी। सब है ना अपना ऊंची पसंद, ऊंची क्या वो खा के मारी चंद करके फेंक रहे हैं पुड़िया तो समझ रहे हो ना, एक रहेगा ना, एक समझ लो 10 लोग रह रहे हैं, नहीं समझ लो 10 नहीं 10 हजार लोग सिटी में रह रहे हैं। तो भाई साफ सफाई का एक मेंटेन करेगा, उसमें से जो 50 लोग रहेंगे उनकी तरफ रहेगा कि हाँ हम साफ सफाई करेंगे। अब यार 1 लाख लोग आ जाएंगे 10 हजार की जगह पे, तो मानी चंद की पुड़िया कौन उठाएगा इतने ठीक है ना। हाँ, ऊंची सोच ऊंची पसंद, क्या जुबा वालों केसरी, अच्छा नहीं, सबके अलग अलग है, वो विमल का अलग है। एंड नो बिल्डिंग कोड्स, ठीक है ना, पता चला एक रूम में 2 लोग रहने चाहिए तो 10 लोग रह रहे हैं जानवर की तरह। तो यही हो रहा होगा ना, यही हो रहा था वहां पे, ठीक है। कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश सिटीज, ठीक है। सो कंट्रोल करने का उनके पास कुछ भी तरीका नहीं था, ठीक है ना। कंपनी अपना फायदा दिख रही थी, सस्ते नौकर भी मिल जा रहे थे, वो जो घर मालक जो रख रहा होगा उसको भी पैसा मिल जा रहा था 10 लोगों का किसको किसको पड़ी है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ना, जो लड़कियां थी वहां पे, इतनी गंदगी हो गई थी। माणिकचंद गुटका, मैम माणिकचंद मतलब केला खा के फेंक दे रहे, कुछ भी वैसे सड़ा हुआ मतलब कुछ आता था सब फेंक दे रहे। तो रास्ते में इतनी गंदगी थी कि वो हील वाली सैंडल पहनते थे। एक्चुअल में मैं उसका हिस्ट्री बता रहा हूँ।
मैंने पॉइंट ये हिस्ट्री जो है ना ऑप्शन पढ़ा है दिल्ली में, तो वहाँ मैंने डीप में बहुत पढ़ा है इसके बारे में, तो उसमें हिस्ट्री लिखी है कि ऐसी ऐसी हिस्ट्री है देखो, इसलिए सैंडल यूज होती थी। ठीक है, फिर फैशन बन गई। दे लैक्ड एडिक्वेट हाउसिंग एजुकेशन, ठीक है ना, प्रॉपर हाउसिंग नहीं था, एजुकेशन नहीं था। अब वो लोग तो आ गए, बच्चे तो पैदा होंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं। ठीक है ना, एजुकेशन के लिए इतने तो वो होनी चाहिए, सीट होनी चाहिए ना स्कूल में, उतने स्कूल भी नहीं थे। एंड पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं पीपल की। नए नए लोग आ रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले दिन जॉब नहीं मिला, एक दूसरे दिन जॉब नहीं मिला, एक हफ्ते बाद जॉब नहीं मिला, क्या करेगा वो आदमी, क्या करेगा वो आदमी, लूटेगा तुमको, तुम्हारे घर में घुस के मारेगा। ऐसा है, ठीक है, डकैती करेगा वो, बैंक लूटेगा। ठीक है ना, हु पोर्ड इन फॉर्म ऑफ द कंट्री साइड सीकिंग जॉब्स, ठीक है ना, जो यहाँ पे कंट्री में जॉब ढूंढने आए थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अनपेव्ड स्ट्रीट्स हैड नो ड्रेन्स, ठीक है ना। अब जो सिटी सही से बनी नहीं थी, जहाँ पे लोग ऐसे रह रहे थे, वहाँ पे ड्रेनिंग का भी प्रॉब्लम था, तो पानी भर जा रहा था। ठीक है, कलेक्टेड हीप्स ऑफ गार्बेज, कचरा कूड़ा जमा करने वाला कोई नहीं, तो रास्ते पे फेंक रहे हैं, रास्ते पे फेंकते हैं। आप देख लो अपने घर के आजू बाजू, घर का प्लॉट बाजू में खा ले, वहीं कचरा फेंक रहे हैं। हाँ हाँ, शायद देखा मैंने, हाँ हाँ, सही 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 सही। हाँ, और उस दुनिया में सब लोग बेवकूफ रहते हैं, है ना। हाँ, और ये बेवकूफ रहता है उस दुनिया का, तो ये होशियार हो जाता है। वर्कर्स लिव्ड इन द डार्क, देखो एकदम मतलब क्या बोलते हैं, डार्क बोले तो बहुत ही अंधेरी जगह पे, लाइट नहीं है, अभी वो सिटी उसके लिए सेट नहीं हुई ना। और डर्टी शेल्टर्स, ठीक है ना, गंदे घर है। और होल फैमिली क्राउडिंग इन वन बेडरूम, मैं बोला था ना, एक बेडरूम में पूरे 10 बच्चे, और दो तीन जो उसके होंगे पेरेंट्स, ठीक है ना। विच लेड टू द एपिडेमिक्स, मतलब कोरोना, क्या हुआ उसका मतलब कोरोना तो पैंडेमिक है, लेकिन एपिडेमिक मतलब कि उस जगह पे फैलने लगी बीमारी। ठीक है ना, कोलेरा होने लगा, मलेरिया होने लगे गंदे पानी से। अरे आ गया कोलेरा, देखो मैंने बोला, देखा नहीं था तभी आ गया कोलेरा एपिडेमिक्स। कोलेरा कैसे होता है, गंदे पानी से होता है, ठीक है ना। कोलेरा एपिडेमिक्स रेगुलरली स्वेप्ट थ्रू द स्लम्स ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, जहाँ भी स्लम है मतलब गंदगी एरिया, तो वहाँ पे कोलेरा फैलता ही है। ठीक है, ग्रेट, देखो क्या लिख रहा है, ग्रेट ब्रिटेन। समझ रहे हो, आज नहीं रहा वो ग्रेट ब्रिटेन, तब था, सूट करता था। द ग्रेट ब्रिटेन इंडस्ट्रियल सिटीज, ठीक है ना, जितनी भी बड़ी बड़ी आज सिटी का नाम क्या है, वो ब्रिटेन की एक फेमस सिटी है, जिसको इसके साथ कंपेयर करते हैं मुंबई के साथ में, मैनहट्टन, है ना, मैनहट्टन। तो ऐसी ऐसी जो सिटीज थी ना, वो सब ये हालत थी उनकी, स्लम थी, क्योंकि भाई मजदूर जो है ना, वो कोई 500 किलोमीटर दूर से तो नहीं आएगा ना, वही रहेगा आजू बाजू। In 1842, a British government study showed average lifespan to be 17 ईयर, जो एवरेज लाइफ समझ लो, कोई जी रहा है 30 साल, कोई जी रहा है 10 साल। 10 साल, ठीक है ना, उस गंदगी के कारण। तो उसके जब एवरेज निकाला, एवरेज पता चल गया ना, 10 + 15 + 17 + 20 + 30, तो एवरेज जो लाइफ थी स्पैन वो थी 17। आज इंडिया कितनी है, कितनी है, या सर कल सर्च करके आना, एवरेज स्पैन ऑफ लाइफ ऑफ इंडियंस, ठीक है ना। और ब्रिटेन के भी चेक कर लेना, ब्रिटेन के भी चेंज कर लेना, ठीक है। हाँ 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 हाँ, इंग्लैंड, इंग्लैंड, टोटल इंग्लैंड सिर्फ हाँ, मुझे लगा सिर्फ लंदन की ढूंढोगे। तो मुझे लगता है अभी फिलहाल शायद 67 या 65 है, ठीक है, एवरेज इंडियन की, मैं जितना मेरे को लगता है एवरेज लाइफ। आपने तो सर 82 बोला। चलो चलो, तो इंग्लैंड की ढूंढ के लाना, ढूंढ के लाना, ठीक है। हाँ? किसकी, अभी ढूंढा गया, नहीं 14 नहीं हो सकता, ठीक है। तो वर्किंग 17 ईयर्स फॉर द वर्किंग क्लास पीपल इन वन लार्ज सिटी, ठीक है ना, एक जो लार्ज सिटी का उसने निकाला 17 ईयर्स, कंपेयर्ड विद 38 ईयर्स इन नियर बाय रूरल, मतलब रूरल एरिया का जो एवरेज लाइफ स्पेन था वो 38 ईयर्स था, ठीक है। अब लिखते हैं